देश का अपना चैनल। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात गुड गवर्नेंस डे की। अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी कमाई हो, अच्छी दवाई हो। तो पढ़ाई, कमाई, दवाई तो सबका विकास है। यही तो है सबका साथ सबका विकास। गुड गवर्नेंस के अंदर 9 पैरामीटर्स जो थे अभी जो लागू किए गए हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी तो है ही, अकाउंटेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, रूल ऑफ लॉ है, जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता है वहाँ फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज है। उसके अलावा है कि इन केस ऑफ फेलियर पनिशमेंट, अकाउंटेबल इन प्रोपोर्शन टू द मिस्टेक्स कमिटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम देखते हैं कि गुड गवर्नेंस का मतलब बनता है। तो ये जो नया प्रयास है ये एक बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन है और शायद किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी सुशासन के लिए ये बहुत बड़ी देन है। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात गुड गवर्नेंस डे की। जी हाँ, हम हर साल देश भर में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाते हैं। 25 दिसंबर दरअसल हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश है। वो 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। जनाब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे मुल्क के 3 बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए। दुनिया उन्हें भारत के एक स्टेट्समैन, एक विजनरी लीडर और सियासी रिफॉर्मर के तौर पर याद करती है। जनाब अटल बिहारी वाजपेयी को एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर 1994 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड, 1994 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न के एजाज से नवाजा गया। उन्हीं के विजन ऑफ इंडिया की याद को ताज़ा करने के लिए हम 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे पूरे मुल्क में मनाते हैं। तो क्या है गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट और अमली ज़िंदगी में क्या है इसके सरोकार, इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है 2 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री म्यूजियम में अटल बिहारी वाजपेयी सीनियर फेलो डॉक्टर हिमांशु रॉय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी। आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम है। आज हम बात कर रहे हैं 25 दिसंबर जो कि गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर हिमांशु राय, आपसे समझना चाहेंगे आखिर ये गुड गवर्नेंस डे का कॉन्सेप्ट है क्या? 9 पैरामीटर्स हैं इसके, जो कभी वर्ल्ड बैंक ने फॉर्मुलेट किए थे 1982 के दरमियान, और भारत में ये पैरामीटर्स 90-91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसमें लोन लेने के दरमियान वर्ल्ड बैंक से इस पैरामीटर्स को लागू किया गया था। जैसे उदाहरण के तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए अगर कहूँ तो एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन केस ऑफ फेलियर पेनल्टी और रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इस तरह के 9 पैरामीटर्स, टाइमली इलेक्शंस, ये फ्रेम किया गया था। हालांकि ये कोई भारत के लिए नई चीज़ नहीं थी। आज़ादी के समय भी ये जब पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये सारे पैरामीटर्स गवर्न हो रहे थे। अगर इतिहास में हम जाएं तो और भी पहले कौटिल्य के टाइम में, कौटिल्य के पहले के पक्ष में जाएं, कौटिल्य के बाद जाएं, तो ये सारे पैरामीटर्स रहे हैं। इनफैक्ट जहाँ जहाँ राजसत्ता की बात हुई है, ये आइडिया गुड गवर्नेंस का हमेशा से रहा है। और वर्तमान समय में खासकर देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इस पे काफ़ी फोकस हुआ था। और 2014 के बाद करीब करीब पिछले 9 सालों में इस पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है। और एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन, आम जनता तक प्रशासन की पहुँच हो, उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है उसको वर्तमान सरकार एज ए गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करती है, ताकि जनता के बीच में एक
प्रशासन की तरफ से मैसेज जाए कि हम माई बाप नहीं हैं, जी, हम आपके लिए हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो सारा फोकस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर का होता है, और इसलिए ये सारे मुद्दे जो आम जनता को टच करते हैं उनकी सुविधा के लिए उस पे फोकस होता है। जी। सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस डे की। आपकी नज़र में गुड गवर्नेंस क्या है और क्या है उसका सिग्निफिकेंस? देखिए, शासन का मतलब ही होता है सुशासन। जी, दुशासन या बुरा शासन तो कोई शासन नहीं होता। बिल्कुल। और सरकारें हमेशा प्रयास करते हैं कि जनता का कल्याण हो। हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री वांट्स इनोवेशन और सरकार वांट्स इंक्लूजन। सरकारें हमेशा प्रयास करते हैं कि कोई नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो सुशासन में जो तब्दीली आई है जब से हम सुशासन दिवस मना रहे हैं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि भारत रत्न वाजपेयी जी के जन्मदिन से 25 दिसंबर से मनाया जा रहा, तब से इस पर गुरुत्वपूर्ण भूमिका सरकार की है, सरकारी कर्मचारियों के भी है। जी, कुछ स्टेप्स जैसे मैंने हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि RTI या सूचना का अधिकार, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। जैसे टैक्सेशन है, GST वाला है, वन इंडिया वन मार्केट, हमने पहली बार इतने बड़े देश को एक मार्केट में तब्दील करा कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस कहीं भी बने, कहीं भी जा सकता है, न कोई चेक गेट, न कोई थाना, न कोई पुलिस, एंड एनीवेयर टू एनीवेयर। ये बहुत बड़ा बदलाव है, कारण कि जब तक बिजनेसमैन अपना बिजनेस शांतिपूर्ण नहीं करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक जॉब सृष्टि नहीं होंगे। नौकरी कौन देगा? सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकती, सरकारें पॉलिसी दे सकती हैं, एजुकेशन दे सकती हैं, लेकिन नौकरी तो प्राइवेट सेक्टर को देनी पड़ेगी। सरकार के अंदर नौकरियां हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि जो हमारे पॉपुलेशन को देख के बना सकें। जी। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो हम बोलते हैं कि इन लाइन से ऑनलाइन गए, क्यू से QR कोड में गए, जी, प्रेजेंसलेस पेपरलेस से हम डिजिटल गए, तो ये युगांतकारी परिवर्तन है, इरिवर्सिबल परिवर्तन है। जैसे अगर आप कोई बोले कि रेलवे का टिकट आप खिड़की से बांटिए, तो कोई न लेने वाला है न कोई देने वाला है। इसी तरह जो सूचना क्रांति है, जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है, या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये अपरिवर्तनीय है और इतना सुखद है कि जनता को उसका फ़ायदा मिल रहा है। आपने देखा होगा कि 40 करोड़ या 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, नया बैंक नहीं खोला गया, मतलब संभावनाएं डिजिटली ही हुई। जी, 45 करोड़ लोगों को, 450 मिलियन लोगों को बैंक अकाउंट खोलना बिना किसी बैंक के, ये डिजिटली ही संभव था। जी, आपने देखा होगा, आपको नई सिम लेना हो, जियो ने सिम बेचा, बहुत सारे लोगों ने आए, 300 मिलियन कस्टमर पर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन नियरली 0 था। जी, बट उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई थी, चाहे आधार हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो पैन से आधार को लिंक करके हमने सबको जनधन अकाउंट कराया। तो जो जनता के कारण है, जैसे मैं जानता हूँ, हम 85 बैच के IAS अफसर हैं, हमारे साथ लिखा जाता था कि 85% सरकारी तंत्र ले जाता है, 15% जनता को जाता है। जी, आज DBT का माहौल है, हम कहते हैं इसको कि वाटरफॉल अप्रोच है, कि जितना ऊपर से गिरता है सारा का सारा जनता के पास जाता है। जी, तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन है जो कि हमको प्रशासन के दृष्टि से देखने को मिले हैं। एक और परिवर्तन की तरफ मैं ध्यान देना चाहूँगा, जो कि ग्रीवांस रिड्रेसल है, जनता की शिकायतें। कारण जनता अप्लाई करे और नोबडी रिप्लाई, ये अच्छा शासन नहीं है। जी, लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं कि सुशासन में जनता की आवाज़ सुनी जा रही है और 30 से 35 लाख लोग खाली भारत सरकार के पोर्टल पर अप्लाई करते हैं अपने ग्रीवांसेस के, और उनका रिड्रेसल भी लगभग 90% से ऊपर है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल का। ऐसा नहीं कि खाली हम खाना पूर्ति कर रहे हैं, राज्य स्तर पे अब तो राज्य स्तर के लोगों को इसमें लाया जा रहा है। ऑफिस में देखें, ऑफिस लगभग 85 से 90% ऑफिस इसमें भारत सरकार के ऑफिस पर चल रहे हैं, डिजिटल चल रहे हैं। ये बहुत सारे परिवर्तन है जो कि प्रोसेस में, पीपल में, टेक्नोलॉजी में, और अब तो कल्चर में भी, संस्कृति में भी, प्रशासनिक संस्कृति में भी परिवर्तन आ रहा है, चाहे मिशन कर्मयोगी हो, चाहे इस तरह के बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग के इनिशिएटिव्स हों। हिमांशु जी, जैसे कि आपने बताया कि एक गुड गवर्नेंस की हम बात कर रही है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। तो समझना चाहेंगे कि गवर्नेंस की जो हम बात कर रहे हैं, क्या है गवर्नेंस, कितने टाइप का होता है, और अगर पहले देखें तो किस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया जाता था? देखें, गवर्नेंस में लोग आज की तारीख में गुड गवर्नेंस देख रहे हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस देख रहे हैं, ग्लोबल गवर्नेंस देख रहे हैं। लेकिन जब हम गवर्नेंस कहते हैं तो उसका मतलब ही होता है, आइडियली जो आदर्श तौर पे होता है वो ये होता है कि
जो ऐसा मैंने आपको कहा एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के समय, ये 9 पैरामीटर्स होते हैं प्रशासन के तरफ से। उसमें डेवलपमेंट एक पहलू होता है, उसमें ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक टच, सेंसिटिविटी, ये भी एक पहलू होता है, जिसे हम कहते हैं मानवता से सरोकार करके और प्रशासन काम करे। सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो पटेल के टाइम में भी काफ़ी कुछ मुद्दा होता था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटिव हो। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटिव नहीं होगा, जो बाकी सारे मानवीय पहलुओं के सरोकार हैं वो लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये 9 पैरामीटर्स को आधुनिक समय में, यानी कि 90 के बाद, जिसे एकेडमिया में हम नियो लिबरलिज्म कहते हैं जी, इसके समय में इसको फोकस किया गया था। यानी हुआ क्या था कि धीरे धीरे 60 के दशक के बाद से हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप हो रहा था और इनएफिशिएंसी आ रही थी, इनसेंसिटिविटी आ रही थी। यानी जो मानवीय सरोकार हैं, जो प्रशासन का होना चाहिए, वो दिख नहीं रहा था। तो वैसे को वापस एम्फेसिस में लाने के लिए ये पिछले 9 साल में, 10 साल में हम देख रहे हैं कि फिर से एक सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। और जो अभी 25 दिसंबर जो आज का दिन है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो उसके माध्यम से सरकार को जनता के सरोकारों तक, न कि माई बाप, पहुंचाने की ये एक कोशिश है, एक मुहिम है। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी डॉक्टर हिमांशु से पूछा कि 25 दिसंबर को ये गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है, आप इससे क्या समझते हैं? देखिए, एक तो है कि इस दिन सरकारी कर्मचारियों को भी एक अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिकग्निशन हो रहा है। दूसरा, सरकारें जो आती हैं वो भी चाहती हैं उनका रिकग्निशन हो, कि अगर जन कल्याणकारी योजनाएं कर रहे हैं तो जनता उनका प्रचार प्रसार हो और लोग जाने कि उनके लिए तब्दीली आई है, ये परिवर्तन खाली कागजी नहीं है। एक ज़माना था कि कागज़ में तो घर बन जाते थे, फील्ड में घर नहीं बने हैं जी। आज सरकार को उन योजनाओं को लागू करते समय भी आत्मसंतोष होता है कि अगर हम 4 करोड़ घर बना रहे हैं तो 4 करोड़ घर ज़मीन पर हैं जी। 45 करोड़ अकाउंट खोले हैं तो 45 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोला है। आज 80 करोड़ लोगों को अगर हम राशन की सुविधा 5 किलो का अनाज दे रहे हैं तो ये भूत नहीं ले रहे हैं, मानव के रूप में इंसान ले रहे हैं। तो जनता, सरकार को भी लगता है कि हमारी जो योजनाएं हैं इनका कार्यान्वयन हो रहा है और प्रशासन को भी लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका रिकग्निशन होता है। तो गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस में इन्हीं सब चीज़ों पर विचार विमर्श होता है और एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। कारण प्रशासन, शासन और जो लोकतंत्र है, इन तीनों की धुरी में आज एक बहुत बड़े परिमाण में ट्रांसपेरेंसी आई है। प्रोसेस में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट किया जा रहा है कि जनता का जीवन सुगम हो। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि सरकार ऐसी हो जिसका प्रभाव भी हो, अभाव भी हो और दबाव भी हो। अर्थात जहाँ ज़रूरत है वहाँ सरकार होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, यहाँ सरकार होनी चाहिए। लेकिन अब शादी ब्याह में कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, इसमें सरकार नहीं रहे तो अच्छा है जी। लेकिन सरकार का प्रभाव भी होना चाहिए, लोग माने कि सरकार है। ऐसा नहीं कोई इंक्रोचमेंट कर ले, कोई कहीं भी घर बस्ती बना ले। ये सब चीज़ें मिलकर सुशासन होता है। जी। डॉक्टर हिमांशु, ये तो बात हुई गुड गवर्नेंस की क्या होता है, लेकिन अगर हम बात करें 25 दिसंबर को ही क्यों गुड गवर्नेंस डे के तौर पर चुना गया? जैसा आपने शुरू में ही कहा था, वाजपेयी जी का जन्मदिन है और वाजपेयी जी ने जिस तरीके से डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बना के एक शुरुआत की थी गांव की जनता को, शहर के नीचे की गरीब जनता को, यानी जो नॉन एलीट समाज का स्ट्रक्चर था जिसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा था। अगर आपको याद होगा कि राजीव गांधी के समय में जब सरकार का पैसा का केवल 15% हिस्सा या 10% हिस्सा ही आम जनता तक पहुंचता था, ये पूर्व प्रधानमंत्री का कॉन्फेशन है पब्लिक में और हम सभी जानते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज़ को साइट किया गया है। तो ये 100 का 100 पैसा जो जनता का पैसा है वापस जनता के ऊपर में सरकार खर्च करे, उस मुहिम के तहत वाजपेयी की सरकार ने एक
कोशिश की थी। हालांकि वो आपको ध्यान होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट था, बीजेपी की सरकार नहीं थी वो, जिसमें बीजेपी का बहुमत नहीं था उस पार्टी का। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी सरकार को हिट कर रहे थे, कोलिशन ही गवर्नमेंट से ही, तो एक मैसेज वो जनता के पास भेज रहे थे कि प्रशासन सेंसिटिव है और आपके लिए काम करता है। इसी मैसेज के तहत आप देखेंगे, उदाहरण के तौर पे जैसे अगर हम पॉलिसी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर्स ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी, जो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए थी कि पूरा गांव शहर की तरफ जुड़े, सारे शहर के फायदे गांव की तरफ पहुंचे, बाजार जुड़े, एफिशिएंसी हो समाज में, मोबिलिटी हो। तो इसलिए ये एक स्कीम जिसका मैंने उदाहरण दिया, ये एक उनको उस माध्यम से सुझाया गया था। तो इसलिए जो वर्तमान सरकार 2014 के बाद से 25 दिसंबर को ये गुड गवर्नेंस डे वाजपेयी के जन्मदिन पे मनाती है। जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने, और क्यों 25 दिसंबर को ही गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है, अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि 2014 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, तब से अब तक किस तरह की तब्दीलियां आपको दिखाई देती हैं? बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, बहुत सारी। अब जैसे कि सरकारें बदलती रहती हैं, ये लोकतंत्र की फितरत है, जनता लेकिन सरकारें कोशिश करती हैं, प्रयत्न करती हैं अपनी तरफ से जनता को बेस्ट सुविधा देने का। 14 के बाद से गुणात्मक परिवर्तन आया है जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आई है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पहले कोशिश नहीं की गई थी। वाजपेयी जी की सरकार के बाद जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, तो हम देख रहे हैं कि 2-3 इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम था। हालांकि जो ओरिजिनल था वो था डायरेक्ट टू पब्लिश एक्ट कहते थे। ये कॉन्सेप्ट स्कैंडिनेवियन कंट्री से आया था, जो अपने त्रिपाठी साहब हैं इस पे ज़्यादा व्यवहारिक पक्ष रखेंगे, सिविल सर्विस रहे हैं, सिविल सर्विसेज में रहे हैं तो। लेकिन जहाँ तक थ्योरेटिकल पोजीशन है, जो मेरी जानकारी है रिसर्च की, वो ये है कि डायरेक्ट टू पब्लिश एक्ट होता था, जो सीधे जो भी सरकार के खर्चे हैं, जो बजट होता है, ये सीधे जनता तक जानी चाहिए थी। इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कर दिया था कि जिस जनता को जानकारी चाहिए, क्योंकि पैसा उन्हीं का है, जनता का है, तो जो जानकारी चाहिए वो सरकार उनको दे देगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था जो 2004-05 के आसपास में उस समय की सरकार ने लाया था। 2014 से जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो ये तो पूरी सीरीज, मतलब पिछले 9 सालों में तो एक के बाद एक वो कदम उठाए गए हैं। जैसे कि जो डिजिटल पूरा प्लेटफॉर्म आज दिख रहा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में हो, हर मंत्रालय में हो, हर सरकार के महकमे में हो, डिजिटलाइजेशन जिसे कहते हैं, जिससे काफ़ी कुछ ट्रांसपेरेंसी आई है, जिससे काफ़ी कुछ एफिशिएंसी आई है। अलग अलग ये पॉलिसीज़ लाई हैं, आयुष्मान कार्ड हो गया, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए हो गया, स्वच्छता हो गया। तो ये तो मतलब कि ये तो एक कह लें पैसिव रिवॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे? उस दिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है, तो उनकी लाइफ से किस तरह की इंस्पिरेशन मिलती है? इस दिन को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है इसलिए। देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन हृदय सम्राट भी थे सुशासन के। उन्हें सब लोग इतने सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। मैं तो ब्यूरोक्रेट के रूप में मैं उनसे मिला भी हूँ। हम जानते हैं कि उनकी जो प्रतिभा थी, वो उनका जो निर्देशन था कि शासन जनता के पास जाए और छोटे लोगों का भी ध्यान रखा जाए जी। ये जो बातें ऐसी हैं जो कि कहीं नहीं जाती हैं। गरीबी दूरीकरण करने के लिए आंदोलन नहीं, इसके लिए आंतरिक इच्छा चाहिए। जब उन्होंने कश्मीर के बारे में बोला, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, तो ये सब ऐसे उद्देश्य हैं जिनसे लगता है कि सरकार चाहती है कि जनता का भला हो और उसके लिए प्रशासन तत्पर रहे।
तो ऐसे स्वनामधन्य भारत रत्न के जन्म दिवस पर अगर सुशासन दिवस मनाया जाता है तो ये गर्व की बात है हर एक के लिए। जी, हमारे दोनों गेस्ट मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस डे पर। डॉक्टर हिमांशु, आपसे समझना चाहेंगे, बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, ई गवर्नेंस हुआ है। अगर हम बात करें एक आम इंसान की, तो किस तरह के बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं? हर पहलू पे देखें, दवा सबसे पहले शुरू करते हैं जो जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में दवा अवेलेबल हो रही है, सस्ते दरों पे हो रही है, ये हो गया। एडुकेशन में आ जाएं तो एडुकेशन के ऊपर में देख रहे हैं कि अब कॉमन एडुकेशन पॉलिसी जिस तरीके से, या भारत के ऊपर में फोकस करके जो न्यू एडुकेशन पॉलिसी आया है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, जो NCERT के माध्यम से हमें एक इतिहास की व्याख्या, वो अनछुए पहलुओं की बात करें जो हमें अभी तक नहीं जानकारी थी, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हेल्थ हो गया, शिक्षा हो गया, सड़क देख लें, जिस तरीके से एक्सप्रेसवे सारे बन रहे हैं या जो प्रपोज्ड हैं, वो अलग एक क्रांति है। संचार माध्यम हो गया, जिस तरह का डिजिटल हर प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं, जैसा कि DG साहब ने बताया, व्यवहारिक पक्ष, तो ये एक पहलू हो गया। उसके बाद स्वच्छता अभियान देख लें तो 2014 से ही जिस तरीके से जो सेंसिटिविटी एडमिनिस्ट्रेशन का है वो हमें दिखता है कि कोई सोच नहीं सकता था सरकारों में कि शौचालय एक महत्वपूर्ण पहलू होगा जो स्वच्छता से जुड़ा हुआ होगा, और जो 50% वुमेन पॉपुलेशन है जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके लिए हर गांव में जिस तरीके से शौचालय और स्वच्छता से जोड़ा गया उसको, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉलिसीज है जो भारत सरकार का है। जैसा इन्होंने कहा, GST पूरा वन नेशन वन मार्केट का कॉन्सेप्ट था, जो सुगमता डेवलप हुई इससे, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा कोई पहलू बचा नहीं है जो पिछले 9 सालों में 10 सालों में सरकार ने जीवन के उस जो ईज़ ऑफ लिविंग की बात DG साहब कर रहे थे, तो ये सारा जो ईज़ ऑफ लिविंग है भारत के नागरिकों के लिए, उसके बहुत कम ऐसे पहलू हैं जो अभी अनछुए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, करीब करीब हर पहलुओं को इस सरकार ने छुआ है और उसको बदलने की कोशिश की है। जी, यहाँ पर सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका आप क्या मानते हैं? बहुत सारे हैं, उनमें एक तो मैं बताऊंगा जिसमें मैं काम कर चुका हूं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में। जी, MSME एक्ट उनके पीरियड में आया, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की परिभाषा बदली गई और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग मंत्रालय या अलग विभाग सृष्टि हुआ। तो ये तो एक बहुत सारे कार्यक्रम है, उसमें से एक ये है। जैसे हमारे पूर्व वक्ता बता रहे, सरकार की योजनाओं के विषय में मैं एक चीज़ और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक छोटा शब्द नहीं है, सरकार की नीयत बन चुका है कि अगर महिलाओं की उन्नति हो, पोषण जैसा ट्रैकर जैसा हिसाब किताब चले, आंगनवाड़ी सेंटर से लेके आशा वर्कर तक की बात की जाए और इन पर खाली बात नहीं की जाए, इनकी व्यवस्थाओं को परिवर्तन किया जाए, उन्हें डिजिटल किया जाए। आज पोषण ट्रैकर में लगभग 12 करोड़ बच्चों का डिटेल है। यही बच्चे हैं जो स्टंटिंग होंगे, यही बच्चे हैं जो अच्छे पढ़ाई करेंगे, यही बच्चे जो भारत के नागरिक बनेंगे। तो अगर हम राइट फ्रॉम वो जो बोलते हैं ना पूरा लाइफ साइकिल अप्रोच से अगर हम सुशासन करें तो आज के तारीख में ऐसा हो रहा है। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता हूँ, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, खादी को बढ़ावा देना और ऐसे तमाम चीज़ों को बढ़ावा देना जिसमें जैसा कि इन्होंने बताया कि अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी कमाई हो, अच्छी दवाई हो। तो पढ़ाई कमाई दवाई तो सबका विकास है, यही तो है सबका साथ सबका विकास, और यही है सबका विश्वास भी। और हम चाहते हैं कि इसमें सबका प्रयास भी हो, चाहे जनता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे मीडिया भी हो, सब लोग उसका प्रयास करें कि लोग जानें। अभी विकास संकल्प यात्रा जो चल रही है इसी दिशा में एक बड़ा भारी प्रयास है कि सरकार के किए गए कर्मों को, स्कीमों को, योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जाए ताकि उसका जनता को लाभ मिले। अगर कहीं कुछ कोई छूट गया है तो उसको भी इसमें भर्ती किया जाए। जी बिल्कुल, आप दोनों ने समय निकाला और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीता। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
तो दोनों हमारे गेस्ट मौजूद थे और हम बात कर रहे थे गुड गवर्नेंस डे पर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और 2014 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया, तब से अब तक किस तरह के ऐतिहासिक बदलाव, तब्दीलियां देखने को मिली हैं, पॉजिटिव तब्दीलियां देखने को मिली है जो कि अभी भी जारी हैं। और फ्यूचर में जैसे कि हमारे गेस्ट होप कर रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस